हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का राजन सीरीज करने वाले हैं। और जो आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये 10 है। हिंदी सब्जेक्ट है और पेपर की बात करें तो पेपर नंबर 6 है। और इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2016 से लेकर 2023 तक के प्रश्न देखने को मिलेगा। और इसके पहले हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो है समाप्त कर चुके हैं। और इसमें जो है हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चन का जो है आप लोग विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कहाँ तक किए थे। 40 नंबर तक जो है ये कंप्लीट हो गया था। इसमें हम लोग 41 नंबर से करने वाले हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 41 है कि मौलिक लेखन का महत्व बताइए। जो मौलिक लेखन होता है इसका महत्व क्या होता है इसको जो है बताना है। तो मौलिक लेखन का जो है तात्पर्य ऐसे लेखन जिसमें जो है नवीनता तथा मौलिकता हो उसको जो है मौलिक लेखन कहते हैं। और लेखन जो है लेखन के जो है दो पक्ष होते हैं, कौन कौन से, एक बाह्य पक्ष अथवा यांत्रिक पक्ष होता है। इसमें क्या होता है जिसमें वर्ण वर्तनी और विराम चिन्ह वाक्य गठन जो है आदि होता है। इसमें जो बाह्य पक्ष होता है और यांत्रिक पक्ष होता है, ठीक है। दूसरा आंतरिक पक्ष होता है जिसमें मौलिक अभिव्यक्ति जो है पक्ष भी होता है। और मौलिकता तभी आ सकती है जब कल्पना तर्क और चिंतन शक्ति का जो है विकास हो। यह कार्य परिवेश में जो है कराया जाना चाहिए। शुरू में ऐसे विषयों पर जो है लेख लिखवाना चाहिए जिससे जो है लिखने वाले को जो है अनुभव हो। उसके बाद में है जैसे देखे गए दृश्य हो गया, चित्र हो गया और घटना हो गया, अनुभूति यात्रा प्रसंग। तो इस पे जो है लेख ठीक प्रकार से लिखा जा सकता है। और प्रारंभिक कक्षाओं में जो है शिक्षक का यह प्रयत्न होना चाहिए कि बच्चा अपनी कल्पनाओं को लिपिबद्ध कर सके, ठीक है। इससे उसके चिंतन को जो है एक नई दिशा जो है प्रदान होती है। कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जो हमारे परिचित होते हैं और उन विषयों पर हम जो है बिना अध्ययन किए मौलिक रूप से जो है विचार बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं तथा उनके संबंध में संक्षिप्त रूप से जो है लिख सकते हैं। इस प्रकार मौलिक लेखन का जो है छात्रों को अभ्यास कराकर उनकी चिंतन शक्ति को जो है विकसित किया जा सकता है। उसके बाद में है मौलिक अभिव्यक्ति के जो है साधन क्या होते हैं। मौलिक अभिव्यक्ति मतलब कोई चित्र देखे हैं, कहानी देखे हैं तो डायरेक्ट जो है उसमें अभिव्यक्ति हम दूसरों के सामने किस प्रकार से कर सकते हैं मुख के द्वारा, ये हमको देखना है। तो मौलिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो मौलिक बच्चों को जो है मौलिक अभिव्यक्ति के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। और मौलिक अभिव्यक्ति के लिए जो है निम्नलिखित साधन अपनाए जाते हैं। कौन कौन से, एक हो गया चित्र पठन। इसमें क्या होता है कि मौलिक अभिव्यक्ति के लिए चित्र पठन का भी प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों को जो है चित्रों का ज्ञान प्रदान कर उनसे उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और चित्र ऐसे होने चाहिए जिनका कुछ जो है अर्थ निकल रहा हो। नैतिक कहानियों के चार्ट आते हैं। बच्चों को उन चार्टों को प्रकाशित कहानियों की अभिव्यक्ति हेतु जो है कहा जा सकता है। उसके बाद में एक कहानी पाठ हो गया। इसमें क्या होता है कि मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों को गृह कार्य के रूप में जो है कहानी बनाकर लाने के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। और बच्चों में इन कहानियों का जो है पठन पाठन कराना चाहिए। इस प्रकार की मौलिक अभिव्यक्ति से बच्चों की जो है भाषा, कल्पना शक्ति और रुचि और कथन शैली तथा मस्तिष्क का भी जो है ठीक प्रकार से विकास होता है। अतः कहानी पाठ मौखिक अभिव्यक्ति में भी जो है वृद्धि करता है। कविता पाठ में क्या होता है कि कविता पाठ द्वारा बच्चों को जो है उच्चारण, अक्षर, अभिव्यक्ति और रुचि का जो है ठीक प्रकार से ज्ञान होता है। और मौखिक अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को जो है कविता पाठ कराना अत्यंत आवश्यक होता है। अभिनय क्या होता है कि बच्चों को जो है अभिनय के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे बच्चों को उच्चारण में सुधार होता है और उनकी शारीरिक भाषा जो है, अभिव्यक्ति, जो बॉडी लैंग्वेज होता है। अतः अभिनय भी जो है मौखिक अभिव्यक्ति का एक साधन माना जाता है। वाद विवाद में क्या होता है कि एक दूसरे से जो है बात करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे 43 नंबर में दिया है कि विशेषण के अर्थ और उनके भेद बताइए। विशेषण क्या होता है और उसके भेद बताना है, ठीक है। तो विशेषण का अर्थ क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की जो है विशेषता बताते हैं उसी को विशेषण कहते हैं। इसके भेद की बात करें तो संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्याओं की जो है विशेषता बताई जाती है। गुणवाचक विशेषण, गुण की विशेषता बताई जाती है। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण की विशेषता बताई जाती है। जैसे कोई भी पदार्थ हो गया, 1 किलो 2 किलो है, ठीक है। उसके बाद में है संकेत बोधक विशेषण। 44 नंबर में दिया है कि भविष्य काल के जो है भेद लिखिए। भविष्य काल के यहाँ पे भेद लिखना है।
तो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं कि सामान्य भविष्यकाल। इसमें क्या होता है कि सामान्य रूप से जो क्रिया होती है, क्रिया से कार्य के जो है सामान्य रूप से भविष्य में होने का जो है पता चलता है, उसी को सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हो गया रीना स्कूल जाएगी। उसके बाद में है वह किताब पढ़ेंगे, मोहन आज आएँगे आएगा। तो यहाँ पे जो क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वो सामान्य रूप से हुआ है, ठीक है? उसके बाद में है संभाव्य भविष्यकाल। इसमें जो है संभावना व्यक्त की जाती है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना को व्यक्त किया जाए, उसको जो है संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे संभव है कि वह कल आएगा, शायद वह कल चली जाए, ठीक है? उसके बाद में हम देखते हैं 45 नंबर, वाचन का महत्व क्या होता है बताइए। तो वाचन के जो है महत्व को जो है निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। जैसे वाचन के द्वारा व्यक्ति उन सभी के लिए लिखित विचारों को ग्रहण कर सकता है जो अब संसार में नहीं है, अथवा जिसकी जो है उपस्थिति किसी भी कारण से संभव नहीं है, ठीक है? तो उसका जो है वाचन किया जा सकता है। एक होता है मौन वाचन। मौन वाचन में होता है कि शांत होकर पढ़ना। मौन वाचन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अथवा विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप जो है लाभान्वित हो सकता है, और वाचन के द्वारा उन व्यक्तियों को भी जो है किसी भी लिखी हुई बात से अवगत कराया जा सकता है जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, अथवा जो अशिक्षित हैं, ठीक है? लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं और जो अशिक्षित हैं। इसमें जो है इतना फास्ट इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि एग्जाम जो है नज़दीक में है, और अवकाश के जो है छड़ों का उपयोग दूसरों द्वारा जो है आसानी से किया जा सकता है। और वाचन जो है एकाकी और सामूहिक दोनों प्रकार का होता है, ठीक है? वाचन जैसे अगर एक व्यक्ति है तो वो वाचन करता है, अगर सामूहिक रूप से है, जैसे मान लो कि जो बाबा होते हैं कथा सुनाते हैं, उसमें जो है बहुत से लोग रहते हैं, एक बाबा रहते हैं, ठीक है? तो ये सामूहिक रूप से वाचन हो गया। और संवेद गायन भी जो है वाचन के द्वारा संभव होता है जो दूसरों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। यह एक स्वाभाविक समस्या उत्पन्न हो उठती है। उसके बाद में है 46 नंबर में कि एक अच्छी कहानी की विशेषताएँ क्या-क्या होनी चाहिए बताइए? यानी कोई भी कहानी है उसकी विशेषताएँ क्या-क्या होनी चाहिए कि ठीक प्रकार से जो है कहानी बच्चों को याद हो। तो इसकी जो है निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं, हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर कि शीर्ष कहानी का जो है शीर्षक आकर्षण, जो शीर्षक होता है वो आकर्षण होना चाहिए तथा स्पष्ट होना चाहिए। वह शीर्षक जो है सबसे अच्छा होता है जिसे जो है पढ़ने से ही कथानक का जो है आभास हो जाता है, यानी शीर्षक पढ़ लो और पता चल जाए कि कथानक में क्या है। कथानक की हम बात करते हैं, कहानी की जो है कथा वस्तु छोटी, आसान और स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है? जो कहानी रहता है। उसमें जो है गतिशीलता होनी चाहिए और क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक क्रम से होना चाहिए। सी में दिया है कि कथा वस्तु छात्रों के स्तर अनुकूल होना चाहिए, यानी जिस स्तर के छात्र हो उनके अनुकूल जो है जो कथा वस्तु होता है, कहानी होता है, उन्हीं के अनुकूल होना चाहिए। और छोटे बालक आशय युक्त एवं कल्पना प्रधान, और बड़े बालक चरित्र चरित्र घटना और समस्या प्रधान कहानियों को जो है अधिक पसंद करते हैं, इसीलिए उनके स्तर के अनुरूप होना चाहिए कहानी। डी में है कथानक मनोरंजन होना चाहिए, ठीक है? साथ ही जो है कहानी जो है सत्यम शिवम सुंदरम का जो है समावेशन होना चाहिए। उसके बाद में ई की बात करें तो जहाँ तक संभव हो कहानी का कथानक छात्रों के जीवन से जो है संबंधित होना चाहिए, क्योंकि जो है उनसे जो है जैसे मान लो कि किशोर में जो है किशोर अथवा वृद्धुएँ अपनी जो है जीवन से संबंधित कहानियों को जो है अधिक पसंद करते हैं। तो जो बालक होता है, बालक के अनुरूप कहानियाँ होनी चाहिए। कोई किशोर है या वृद्ध है तो उन्हीं के अनुरूप जो है कहानियाँ होनी चाहिए। कहानी का अंत जो है सुखात्मक होना चाहिए, दुखात्मक नहीं होना चाहिए। या दुखात्मक होता है तो उसमें जो है करुण रस की प्रधानता होती है। उसके बाद में है कथा वस्तु में जो है भयानक और बीभत्स दृश्य जो है नहीं होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे है कि पात्र जो है, जो पात्र होता है कहानी का, कहानी में जितने अधिक पात्र होते हैं, उन्हें जो है समझने के लिए उतनी ही उलझन होती है। इसीलिए जो ऐसा कहानी होना चाहिए जिसमें जो है कम पात्र हो लेकिन उनका चरित्र जो है अच्छा और शिक्षाप्रद होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे पात्र की बात करें, कथोपकथन, यह छात्रों को जो है सबसे अधिक प्रभावित करने वाले होते हैं, इसीलिए कहानी में यथेष्ट कथोपकथन हो और यदि पात्र के अनुकूल भाषा में हो तो और भी जो है सुंदर होगा। ये श्रोता अथवा पाठक को अधिक से अधिक प्रभावित करते हैं, ठीक है? उसके बाद में कहानी का जो भाषा शैली होना चाहिए, कहानी चाहे कैसा भी हो, कहानी की जो है भाषा छात्रों के स्तर अनुकूल होना चाहिए, जो उनको जो है ठीक प्रकार से समझ में आए। उद्देश्य की हम बात करते हैं तो कहानी का उद्देश्य जो है मनोरंजन होना चाहिए, परंतु वह अंतिम
और एकमात्र गूढ़ उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य तो बालक का सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक, यानी जो बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, कहानी के द्वारा जो है सब कुछ विकास हो, इस प्रकार की कहानियाँ होनी चाहिए और उनके जीवन से जो है जुड़कर कहानियाँ होनी चाहिए, ठीक है? जीवन के लिए संदेश और आदर्श निहित होना चाहिए उन कहानियों में। 47 नंबर की बात करें तो दिया है कि लोक कथा से आप क्या समझते हैं? जो लोक कथा होता है, उससे आप क्या समझते हैं? तो प्राचीन काल से ही जो है लोक कथा का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और लोक कथाएँ किसी साधारण या राजघराने के जो है साहसी व्यक्ति के चरित्र को जो है दर्शाने के लिए किया जाता है। उसमें क्या है कि वर्णित चरित्र को जो है उजागर करने हेतु जो है काल्पनिक चरित्रों और शक्तियों का जो है सहारा लिया जाता है। ये चरित्र बहुधा देवी, परी और देवता, देवी, राक्षस के रूप में जो है होते हैं। उनमें केवल कल्पना कथा का जो है अंश नहीं होता है, उनका समय और उनमें वर्णित स्थान इतिहास के पृष्ठों में जो है वर्णित होते हैं। यदि हम चाहें तो उनकी सत्यता को जो है सिद्ध कर सकते हैं। आभूषणों के प्रति जो है नारी का स्नेह, देश प्रेम, संगीत प्रेम, नम्रता की जो है महानता और मानव का बौद्धिक कौशल, ये सभी जो है कुछ इन लोक कथाओं में लिखते हैं। अतः लोक कथाएं इतिहास का जो है अंश होती है तथा इनको जो है रोचकता के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा सकता है। उसके बाद में 48 नंबर में है कि पढ़ते समय जो है पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? पढ़ते समय पुस्तक की दूरी जो है 12 इंच होनी चाहिए और पुस्तक को 45 डिग्री के कोण पर जो है पकड़ना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके हैं, तो इसको छोड़ते हैं। 49 नंबर की हम बात करते हैं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं? कि आसानी से जो है हम दूसरों के सामने अपने भाव को प्रदर्शित कर सकते हैं, उसी को जो है स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहते हैं। जैसे हो गया, अगर कोई भी व्यक्त हो गया, वस्तु, घटना, विषय अथवा वातावरण के संदर्भ में अगर कोई मौलिक ढंग से सोचता है, तो उसको जो है अपने मन में जो है ठीक प्रकार से दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं, यही होता है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। उसके बाद में 50 नंबर में दिया है कि बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। तो बच्चों में जो है निम्नलिखित प्रकार से जो है मौखिक अभिव्यक्ति का जो है विकास किया जा सकता है, जो मुख के द्वारा अपने भाव या विचारों को दूसरों के सामने जो है प्रकट करते हैं, उसी को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अब इसमें जो है किस प्रकार से हम जो है विकास कर सकते हैं मौखिक अभिव्यक्ति का, इसको देखते हैं। यहाँ पे है कि आपके यहाँ कौन-कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, इन सभी प्रकार के प्रश्न जो है पूछकर बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किया जा सकता है, ठीक है? आपको कौन-सा उत्सव पसंद है? आपके यहाँ उत्सव पर जो है खाने की क्या चीज़ें बनती हैं? क्या आप उत्सव पर आपस में एक-दूसरे से जो है मिलते भी हैं? यदि हाँ, तो क्यों? तो इस प्रकार से जो है उससे संबंधित चर्चा द्वारा बात को जो है आगे बढ़ाएँ और बच्चों को गीत गाने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार के शिक्षक छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति का जो है विकास कर सकता है प्रश्न पूछकर। उसके बाद में है कि उच्चारण के उद्देश्य क्या होने चाहिए? जो उच्चारण हम प्रोनंसिएशन करते हैं, उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए? तो छात्रों में जो है उच्चारण का अभ्यास कराकर उसमें जो है आत्मविश्वास में जो है वृद्धि करना, और गद्य हो गया, पद्य हो गया, ये सभी अर्थों में जो है गति, लय और पूर्ण हाव-भाव के साथ जो है शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना चाहिए और शुद्ध उच्चारण एवं गति का लगातार विकास करते हुए बच्चों को जो है पढ़ने और बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। तो ये सभी जो है शुद्ध, सरल और अस्पष्ट प्रभावशाली शैली में जो है अभिव्यक्त कराना और बच्चों को भाव अनुरूप, यानी भाव के अनुरूप जिस शब्द का उच्चारण करते हैं, भाषा का जो है प्रयोग करना सिखाना तथा स्वर निर्माण एवं अंग संचालन की जो है कला का अभ्यास कराना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि अव्ययी भाव समास के जो है उदाहरण दीजिए और परिभाषा दीजिए। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समाज में जो है समास में प्रथम पद जो है प्रधान होता है और दूसरा पद जो है क्रिया विशेषण होता है, उसी को जो है हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। इनमें पहला पद जो है अव्यय और दूसरा पद जो है जातिवाचक होता है, ठीक है? अब इसमें हम देखते हैं, जैसे समास यहाँ हो गया और ये विग्रह हो गया। जैसे भरपेट हो गया तो पेट भरकर, रातों रात हो गया तो रात ही रात हो गया। बेशक में जो है शक के बिना हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि शब्दों के कितने भेद होते हैं, ये समास वगैरह जो है हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में जो है कर चुके हैं बिल्कुल विस्तार से, तो इसको जो है हम लोग फास्ट में करेंगे। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। 53 नंबर में दिया है कि शब्दों के कितने भेद होते हैं बताइए? तो तो अगर हम शब्द की बात करें तो शब्द के जो है 2 भेद होते हैं। एक होता है ध्वन्यात्मक शब्द और एक होता है वर्णनात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द क्या होता है? तो ध्वन्यात्मक शब्द वह शब्द होते हैं जो स्पष्ट रूप से जो है सुनाई नहीं देते हैं और ना ही स्पष्ट रूप से ही वो समझ में आते हैं।
और वर्णनात्मक शब्द क्या होते हैं? वह शब्द होते हैं जो पृथक अक्षरों से जो है बनकर अलग-अलग रूप में सुनाई देते हैं। ये ध्वन्यात्मक शब्द जो है ठीक प्रकार से स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देते हैं, लेकिन वर्णनात्मक शब्द जो होता है, जिसका हम सुनकर जो है ठीक प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। यानी उपयोगिता की दृष्टि से मानव जीवन के लिए जो है ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णनात्मक शब्दों का जो है अधिक महत्व होता है, क्योंकि ध्वन्यात्मक शब्द जो होता है, वो ठीक प्रकार से सुनाई नहीं देता है और समझ में नहीं आता है। लेकिन वर्णनात्मक शब्द जो होता है ठीक प्रकार से सुनाई देता है और समझ में आता है, इसीलिए जो है ये मानव जीवन के लिए ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णनात्मक शब्द जो है अधिक महत्व होता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि समास के भेद बताइए, तो समास के 6 भेद होते हैं, ये भी हम लोग जो है बिल्कुल देख चुके हैं। फिर भी हम लोग देखते हैं कि कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास का जो है प्रथम पद जो होता है वो विशेषण होता है और द्वितीय पद उसी विशेषण का विशेष होता है, ठीक है। जैसे मृगनयनी हो गया, सर्वगुण संपन्न हो गया, गुणवान हो गया और सूर्यमुखी हो गया। इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं गुणवान, ठीक है। गुणवान यानी किसी व्यक्ति की बात किया जा रहा है, गुणवान। जो गुण यहाँ पे जो है विशेषण हो गया वान, ठीक है। और जो वान होता है ये विशेष होता है। उसके बाद में अव्ययी भाव समास में होता है, अभी-अभी हम लोग तुरंत बात की है। अव्ययी भाव समास में जो है प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा पद जो है क्रिया विशेषण इसमें होता है, जैसे प्रतिदिन हो गया, भरपेट हो गया। बहुव्रीहि समास में होता है कि इसमें जो है ना प्रथम पद न द्वितीय पद, दोनों पद की प्रधानता नहीं होती है, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, ठीक है। जैसे गजानन हो गया, यहाँ पे गणेश जी का बात किया जा रहा है, और चंद्रशेखर हो गया, चंद्रशेखर मीन्स हो गया भगवान शिव, ठीक है। उसके बाद में है तत्पुरुष समास। इस समास में जो है प्रथम पद गौड़ होता है तथा दूसरा शब्द जो है शब्द प्रधान होता है। इसमें पराया संज्ञा अथवा विशेषण होता है, ठीक है। जैसे आर्यपुत्र हो गया, स्वाधीन हो गया, प्रत्यय परपड़, कलाकार हो गया, संख्यावाचक हो गया, महत्वपूर्ण, ये सभी जो है तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में द्विगु समास में क्या होता है, इसमें जो है प्रथम पद जो है ये संख्यावाची होता है और उत्तर पद जो है मुख्य पद होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पंचमुखी हो गया, षटकोण हो गया, चतुर्भुज हो गया, अष्ट धातु हो गया, तो ये इसमें जो है प्रथम शब्द जो है ये संख्यावाची होता है। उसके बाद में है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जैसे माता पिता, इसमें जो है विपरीत जुड़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे द्वंद्व समास में जो है पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों एक समान जो है महत्वपूर्ण होते हैं, यानी दोनों जो है महत्वपूर्ण होते हैं। 55 नंबर की अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि वर्तमान काल के जो है प्रमुख भेद बताइए। जो वर्तमान काल होता है उसके प्रमुख भेद की हम बात करते हैं। तो वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के निम्नलिखित भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसको हम देखते हैं। यहाँ पे है सामान्य वर्तमान काल की हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस क्रिया में कार्य का जो है होना पाया जाता है और उसे जो है सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्रिया के अंत में क्या लगता है, ता है, ती है, ते है, ये सभी जो है शब्द अगर आएंगे तो वहां पे जो है वर्तमान सामान्य वर्तमान काल होगा। जैसे लड़का बाजार जाता है, ता है। लड़की कॉमिक से पढ़ती है, यहाँ भी ती है, ठीक है। उसके बाद में बच्चे खेलते हैं, ते हैं। तो यहाँ पे ता ती ते जहाँ पे आएगा उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल का क्या होता है कि इसमें क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे लड़के स्कूल से आ रहे हैं, यहाँ पे जो है वर्तमान काल जो अपूर्ण रहता है। जैसे लड़के स्कूल से आ रहे हैं, विक्की खाना खा रहा है, लड़के लड़ रहे हैं और लड़कियां नाच रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपूर्ण वर्तमान का बोध होता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि इसमें काम के होने की जानकारी हो रहा है, यानी जो काम हो रहा है, ठीक है। संदिग्ध काल में क्या होता है कि जिस क्रिया में कार्य के वर्तमान काल में होने का जो है संदेह होता है उसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यहाँ पे है शायद यह फल तोड़ता है, शायद, ठीक है, कोई पक्का नहीं है। रेखा कक्षा में जो है पढ़ती होगी, शायद वह जो है जा रहा होगा। तो ये सभी जो है संदिग्ध वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा, इसमें जो है क्रिया के पूर्ण होने का जो है बोध होता है। जैसे उसने पढ़ा है, राकेश विद्यालय जा चुका है, ठीक है। और उसे जो है पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसके बाद में है पूर्ण सातत्य वर्तमान, यानी क्रिया के जिस रूप में यह मालूम होता है कि क्रिया पहले से जो है आरंभ होकर वर्तमान में निरंतर चल रही है, उसको जो है पूर्ण सातत्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं यह काम पहले से ही करता रहा हूँ। यहाँ पे दिया है कि जो पहले से जो काम क्रिया होता है वो आरंभ होकर जो है वर्तमान में निरंतर चल रही होती है। मैं यह काम पहले से ही कर रहा हूँ, तुम सोते रहे हो, ठीक है। उसके बाद में है वाचन कितने प्रकार के होते हैं बताइए।
तो वाचन जो है, वाचन हम लोग जो है देख चुके हैं, फिर भी देखते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सस्वर वाचन हो गया, एक मौन वाचन हो गया। सस्वर वाचन क्या होता है कि इसमें जो है सा आवाज़ के साथ यानी ध्वनि के साथ जो है इसमें पढ़ा जाता है, लेकिन मौन वाचन में जो है इसमें ध्वनि रहित वाचन किया जाता है, उसको मौन वाचन कहते हैं, ठीक है? इसीलिए हम लोग जो है 57 नंबर की बात करते हैं कि मौन वाचन की क्या आवश्यकता होती है। मौन वाचन में क्या आवश्यकता होता है, जैसे कुछ चीज़ें हमको कंठस्थ करना है, याद करना है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं कि मौन वाचन की आवश्यकता हमें निम्नलिखित दृष्टिकोणों से होता है कि ये मौन वाचन में प्रत्येक छात्र पठितांश का वाचन अपनी-अपनी गति से कर सकते हैं। यानी मौन वाचन तो तेज़ी गति से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यदि पाठ्यक्रम का कोई वाक्य या वाक्यांश छात्र को जो है ठीक प्रकार से समझ नहीं आ रही है, तो उस वाक्य या वाक्यांश को जो है उसी समय जो है बार-बार मन में पढ़ा जा सकता है, तो ये मौन वाचन की सभी विशेषताएँ हैं। अवकाश के क्षणों का जो है सदुपयोग ठीक प्रकार से कर सकते हैं मौन वाचन का अभ्यास कर कर। उसके बाद में है कि उच्चारण का महत्व क्या होता है, तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग देख चुके हैं, उच्चारण का महत्व क्या होता है, ठीक है? उसके बाद में 59 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि कहानी शिक्षण की जो है प्रमुख विधियाँ बताइए, जो कहानी शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन-कौन सी होती हैं? ये चित्र विधि हो गया, यानी चित्र दिखाकर जो है किस प्रकार से कहानी जो है पढ़ा जाता है, ये भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। प्रश्नोत्तर विधि हो गया, उसके बाद में है वार्तालाप विधि, एक दूसरे से जो है बात करके जो है कहानी पढ़ा जाता है। उसके बाद में हम 60 नंबर देखते हैं कि उच्चारण दोष के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उच्चारण दोष में क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव, यानी जिस शब्द का हम उच्चारण करते हैं, उसका जो है ठीक प्रकार से हमको ज्ञान नहीं है। जैसे ध्वनि व्यवस्था हो गया, लय हो गया, स्वराघात हो गया और गति विराम हो गया, ठीक है? कहाँ पे किस प्रकार से किस चीज़ का चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है। शारीरिक विकास हो गया, ध्वनि युक्त तंत्र संबंधी, ठीक है? जैसे हो गया कंठ हो गया, ताल हो गया, जीभ में कोई समस्या है, तो ये सभी जो है उच्चारण में समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। यहाँ विकलांग व्यक्ति जैसे उच्चारण स्थान के स्तर पर, ठीक है? उसके बाद में परिवार में अशुद्ध उच्चारण, जैसे कोई भी शब्द हो गया, उसका अगर परिवार में जो है माता-पिता के द्वारा ठीक प्रकार से उच्चारण नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है परिवार में अशुद्ध उच्चारण बच्चों को जो है याद हो जाएगा और भविष्य में चल के जो है समस्या उत्पन्न होगी। उसके बाद में है कि बलाघात से जो है परिचित होना, यानी हिंदी की वाक्य संरचना के समय बलाघात भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उच्चारण करने में, परंतु वाक्य के उच्चारण के समय जो है किसी शब्द पर बल देना है या कहाँ पर बल नहीं देना है, तो इन सभी का जो है जानकारी होना चाहिए। और गति का जो है ज्ञान ना होना, गति का ज्ञान ना होना, यानी अगर कोई भी कहानी हम पढ़ते हैं, वहाँ पे कहाँ पे स्लो पढ़ना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, ठीक है? अर्धविराम का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, तो ये गति का ज्ञान ना होना। तो उसी के अनुपार अनुसार जो है हम लोग गति फास्ट करते हैं और स्लो करते हैं। उसके बाद में इसी वीडियो में हम लोग जो है 11 नंबर का भी जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेते हैं और आज के वीडियो में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि वाक्य के प्रमुख प्रकार बताइए। तो वाक्य जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे सरल वाक्य हो गया। सरल वाक्य में जो है एक ही प्रक्रिया होती है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस की रचना की और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है राष्ट्रगान की रचना की। ये सरल वाक्य हो गया। मिश्रित वाक्य जो है हम इसके पहले जो है ऑब्जेक्टिव में बताए थे कि जिसमें जो है यदि, तो, जो, कि, सो, ये सभी आए, वो मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है? जैसे घंटा बजते ही शिक्षक कक्षा में आ गए, विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए और अध्यापक को अभिवादन किया। तो इन सभी के बारे में हम लोग जो है विस्तार से पढ़ चुके हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि संयुक्त वाक्य में जो है वाक्यांशों का एक समूह होता है। इसमें सरल या मिश्रित वाक्य को जो है जुड़कर एक लंबे वाक्य का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे शिक्षक कक्षा में आए, कक्षा में सन्नाटा व्याप्त हो गया। तो यहाँ पे वाक्य और उपवाक्य बनकर जो है निर्माण होता है। जैसे सरल वाक्य मिश्रित वाक्यों के जुड़े होते हैं एक दूसरे से। शिक्षक ने सर्वप्रथम छात्रों की उपस्थिति नोट की और फिर जो है पढ़ाना प्रारंभ किया। तो यहाँ पे 2 वाक्य जुड़े हुए हैं। उसके बाद में शब्द को परिभाषित कीजिए। तो शब्द क्या होता है? 2 अक्षरों या 2 से अधिक अक्षरों के जो है संयोजक को जो शब्द का निर्माण होता है और शब्द जो है सार्थक होता है। सार्थक मतलब ये होता है उसका जो है कोई अर्थ होता है। यानी हिंदी में शब्द को जो है विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से समझाया है। इसको हम देखते हैं। शब्द एवं उनके अर्थ को जो है ध्यान में रखते हुए शब्द की व्याख्या निम्न प्रकार से की जाती है। व्यक्ति के विचारों के प्रतीकों के रूप में उच्चारित की जाने वाली
ध्वनियों के समूहों अथवा संकेतों को जो है शब्द कहा जाता है। तो व्यक्ति को जो विचार होता है, विचारों को जो है प्रतीक के रूप में जो है उच्चारित किए जाने जाने वाली जो ध्वनि होती है, ध्वनि के समूहों को जो है शब्द कहा जाता है। सामान्यतः शब्द के बारे में कहा गया है कि कानों से सुना जाने वाला प्रत्येक नाम जो है शब्द होता है। व्याकरण की दृष्टि से स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि ही जो है शब्द होता है, जो स्वतंत्र होता है और सार्थक ध्वनि होती है, ठीक है, जिसका कोई मतलब निकलता है। और संस्कृत में जो है शब्द के लिए पद का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में शब्द को शब्द कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में यही शब्द को जो है पद का जो है प्रयोग किया जाता है। अतः शब्द जो है वर्णों के समूह को जो है सार्थक वर्णों के समूह को जो है शब्द कहते हैं। यहाँ पे सार्थक कर लीजिए। उसके बाद में उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो मूल शब्दों के पहले लगता है, मूल शब्दों के पहले लगता है उसे जो है उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो मूल शब्द के बाद में लगता है उसे जो है प्रत्यय कहते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग बात देख चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उपसर्ग, ये मूल शब्द हो गया, ये मूल शब्द हो गया। और जब उपसर्ग को जो है हम लोग साथ में करते हैं तो यहाँ पे नवीन शब्द बना हुआ है। जैसे अ उपसर्ग हो गया, अनुपसर्ग हो गया, अभिउपसर्ग हो गया। अब आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा कि एक शब्द देगा, जैसे देगा अ, यहाँ से पूछेगा कि अ उपसर्ग से जो है दो शब्द बनाइए। तो आपको यहाँ पे अवतार और अवगुण बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी जो है उपसर्ग है। और यहाँ पे मूल शब्द है, जैसे निर, निर ये उपसर्ग है। दोष जब जोड़ देंगे मूल शब्द में तो यहाँ पे हो जाएगा निर्दोष और निर्धन। इस प्रकार से यहाँ पे उपसर्ग के बारे में हम लोग बात किए। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में जो जुड़ता है उसको जो है प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृदंत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। क्रिया के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वह कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जो क्रिया रहता है उसके अंत में जो जोड़ा जाता है उसे कृदंत प्रत्यय कहलाता है। और तद्धित प्रत्यय उसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के पीछे जुड़कर जो है नए शब्द बनाते हैं, उसको जो है तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद में 64 नंबर में दिया है कि लिखित अभिव्यक्ति का महत्व क्या होता है। यानी हम कोई चीज लिखते हैं, लिखकर जो है किसी के सामने मान लो कि लेटर लिख के जो है कहीं पे भेज दिए तो लिखित अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत आएगा। तो व्यक्ति के जीवन में लिखित अभिव्यक्ति का विशेष महत्व होता है। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति अस्थायी रहे, ठीक है, लोग उसका जो है अध्ययन कर सके, इसीलिए लिखित अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। मानव अपने विचारों, अनुभव और कल्पना को लिखकर अभिव्यक्त द्वारा हजारों वर्षों से जो है संचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में जो है ग्रंथों में सुरक्षित है। और छात्र की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन भी जो है लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा संभव होता है। अतः लिखित अभिव्यक्ति विचारों तथा भावों को जो है अस्थायी बनाने के लिए सहयोग होता है। उसके बाद में है द्विगु समास। यहाँ पे देख सकते हैं द्विगु समास में क्या होता है कि जो प्रथम पद होता है संख्यावाची होता है। ये द्विगु समास के बारे में हम लोग जो है देख चुके हैं, तो इसको जो है छोड़ते हैं। 66 नंबर में दिया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सकर्मक क्रिया होता है और एक अकर्मक क्रिया होता है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जिस क्रिया के लिए किसी न किसी कर्म की जो है आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन अकर्मक क्रिया जो होता है उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहाँ पे श्वेता जो है किताब पढ़ती है। श्वेता क्या पढ़ती है? श्वेता किताब पढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे जो किताब है ये कर्म है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अब किताब कर्म है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किताब जो है कर्म है, पढ़ना सकर्मक क्रिया है। क्रिया के साथ जो है दया किसे या किसका निरंतर प्रसन्न करने पर, यानी किसके, ये क्या है, क्या किसे और किसको निरंतर प्रसन्न करने पर वहां पे हाँ में अगर जवाब आ जाए तो उसको जो है सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर ना में जवाब आए तो उसे जो है अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, जिसमें जो है एक ही कर्म होता है, एक ही कर्म होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कर्म की अगर एक कर्म क्रिया हम देखें तो मोहिनी जो है गाना गा रही है। इसमें जो गाना है ये कर्म है। गाना जो है एक ही कर्म यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन द्विकर्मक की बात करें तो इसमें जो है दो कर्म दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सोनू गाय से जो है दूध दोहता है। तो इसमें जो दोहता है ये क्रिया का जो है कर्म गाय और दूध पर है।
उसके बाद में अकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो जिसमें जो है कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहाँ पे अकर्मक क्रिया होता है। भूतकाल के प्रमुख भेद की बात करें तो भूतकाल जो है अतीत में जो की गई क्रियाएँ होती हैं उसको जो है भूतकाल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से ज्ञान हो कि जो है कार्य समाप्त हो चुका है उसी को जो है भूतकाल कहा जाता है। अब भूतकाल के भेद हम देखते हैं, एक होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से भूतकाल का जो है बोध होता है, यानी साधारण रूप से बीते समय का पता चलता है यानी आसानी से। तो वहाँ पे जो है सामान्य भूतकाल होता है, जैसे सामान्य भविष्यकाल। तो क्रिया के जिस रूप से जो है सामान्य किसी काम का होना पाया जाता है, ठीक है? तो उसे जो है भविष्यकाल कहते हैं, वर्तमान में जो होगा। तो इसी प्रकार से है सामान्य भूतकाल। इसमें जो है भूतकाल का जो है बोध होता है और साधारण रूप से बीते समय का पता चलता है, उसको जो है सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसमें जैसे हो गया वह गई, राजा ने रोटी खाई और विद्यालय का जो है उद्घाटन हुआ, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी। उसके बाद में है अपूर्ण अपूर्ण भूतकाल, इसमें क्रिया का जो है भूतकाल में शुरू हो चुकी होती है और अभी जो है पूरी नहीं होती है, यानी बराबर चल रही होती है, तो उसको जो है अपूर्ण, यहाँ पे पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण भूतकाल होता है, ठीक है? जैसे एकता पढ़ रही है, मोहन मोहन जा रहा था और शोभा गीता गा रही थी। उसके बाद में कर्म के आधार पर क्रिया की कौन-कौन सी होती है, तो ये क्वेश्चन हम लोग सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में बात किया, ठीक है? वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। उसके बाद में भूतकाल के प्रमुख भेद की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके हैं, अभी तुरंत किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम 68 नंबर की बात करते हैं कि वाक्य रचना की क्या विशेषताएँ होती हैं, बताइए? जो वाक्य की रचना हम करते हैं उस उनकी क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, उसको जो है देखना है। तो प्राथमिक कक्षाओं में वाक्य रचना का जो है विशेष महत्व होता है। छात्र जब शुद्ध वाक्य जो है बनाना नहीं जानते हैं, तब तक जो है बड़े निबंध नहीं लिख सकते हैं। तो हिंदी वाक्य रचना की जो है कुछ प्रमुख विशेषताएँ होती है, इसका हम लोग देखते हैं। जैसे शब्दों का क्रम शब्द एक क्रम में होना चाहिए और जो शब्द होता है स्पष्ट होना चाहिए, आकांक्षा वाक्यों की सामर्थ्यता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, वाक्यों की जो है ठीक प्रकार से रचे जाएँ और अनुच्छेद की सफलता वाक्य पर जो है निर्भर हो। इस प्रकार से आपका ये हिंदी का जो सब्जेक्ट है, ये हिंदी जो है बिल्कुल समाप्त होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहें तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है? सभी पेपर जो है आप लोगों को अ, प्रीवियस ईयर अगर करना है तो जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है 10 क्वेश्चन 10 प्रैक्टिस सेट में जो है बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ इसका प्राप्त हो जाएगा। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और क्लास कैसा लगा जो है इसको आप लोग लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके आगे जो है हम लोग अदर सब्जेक्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।